अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो बड़ी तेजी से ये साल भी जा रहा है, यानी आप देखें ऑलमोस्ट वी आर एट द मिड ऑफ फरवरी, यानी पहला महीना खत्म हो चुका है, दूसरा महीना भी आधा हो चुका है और इंशाल्लाह ताला 11 या 12 फरवरी को हम इंशाल्लाह ताला एक्सपीरियंस करेंगे रजब का चांद। इसका मतलब है कि जी रमजान इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर और जितनी चीजें अगर हम टाइम रिलेटेड अपने सामने रखते थे कि जी फलाने महीने तक ये कर लेंगे, तो इट इज़ ऑलवेज अ रियलिटी चेक। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कल पता की, नासा के मुताबिक इससे ज़्यादा तेज़ी से अर्थ अपने एक्सिस पे कभी नहीं घूमता था। यानी जो इसका हिस्टोरिकल डेटा और पैटर्न देखा गया, वाकई वक्त निस्बतन माजी के मुकाबले में तेजी से गुजर रहा है। तो हमारे पास मजीद साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। अगर आपको लगता है कि वक्त तेजी से जा रहा है, दिन छोटे हो गए हैं और अभी तो साल शुरू हुआ था, ये कहाँ चला गया, तो यकीनन ऐसा ही है। लेकिन वो लोग जो जिंदगी में कुछ कर पाते हैं, उनके पास भी हफ्ते में वही 7 दिन, दिन में वही 24 घंटे और साल में वही 365 दिन होते हैं। इट्स ऑल अबाउट फोकस, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। और वैसे भी किसी ने मुझे कहा है, आज सुबह ही मैंने ये कोट पढ़ा है कि जिंदगी में अगर मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट को अवॉइड करना हो, उसका एक ही हल है, उसका एक ही तरीका है, और वो ये कि यू मस्ट हैव अ लॉट गोइंग ऑन फॉर यू। आप जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सिर्फ एक ही काम, एक ही शख्स, एक ही सिचुएशन से सारी उम्मीदें वाबस्ता ना कर लें। अपने लिए जैसे हम सेविंग्स करते हैं ना, थोड़ा सा पैसा इधर इन्वेस्ट करते हैं, एक इस अकाउंट में डालते हैं, एक कुछ कमेटी डाल लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपनी खुशी के लिए, अपनी कंटेंटमेंट के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत सारे खिड़की दरवाजे खोल के रखें और इसको बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना, मेरी इस एडवाइस को। इसी के साथ हफ्ते का और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले जी कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में हम बात करते रहे। हमारी यहाँ पे प्ली है कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, ऑफ कोर्स हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं, उनकी जिंदगी, उनको खतरे से बाहर रखना, उनके लिए हर मुमकिन हिफाजत को लेके आना, ये हमारा फर्ज है। आपने देखा कि थ्रू आउट इन दीज 2 years आज पाकिस्तान में हमारी कोशिश रही है कि डॉक्टर्स के मसाइल और उनको दरपेश मुश्किलात को हम हमेशा हाईलाइट करते रहें। और अब सबसे ज्यादा जो अहम मरहला है वो है वैक्सीनेशन का। आप देख सकते हैं कि जब डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड होंगे, आपकी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत और ताकतवर होगी, तो यकीनन हम इस बीमारी का, इस पेंडेमिक का बेहतर तौर पर सामना कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, खुसूसन अगर सिंध में बात की जाए वैक्सीनेशन इनॉक्यूलेशन ड्राइव की। मंजर आम पे आई है जी एक बड़ी खबर कि 2 ऐसे अफराद जिनका मेडिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो डॉक्टर्स हैं, ना वो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट किया गया। बड़ा सवालिया निशान ये है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क की जो नेशनल फ्रेमवर्क है वो ये है कि हम डॉक्टर्स को पहले तरजीह देंगे। तो क्या वजह है? ये अकरबा परवरी है, पर्ची चली है किसी की, कोई गिनी पिग बन के सामने आया। पहले तो जी ट्रायल्स हो रहे थे, कोई वहां पे जाके लगवा लेते अगर आपको देखना है कि ये कितनी कारामद वैक्सीनेशन है या नहीं। ये 2 अफराद कौन हैं, इनके मामले में हो रही है अब तहकीकात। लेकिन सबसे पहले इसी हवाले से दिखाते हैं आप। सियासी सिफारिश या नाअहली, मसीहाओं के बजाय लाडलों को डोज दी जाने लगी। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में 2 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। ये ना तो कोई डॉक्टर्स थे, ना ही किसी किस्म के हेल्थ वर्कर्स। कौन हैं ये लोग? वैक्सीन इन्हें कैसे लगाई? शिकायत सामने आते ही महकमा सेहत ने फुर्ती दिखाई। डीडी हेल्थ कराची डॉक्टर अनीला को मुअत्तल कर दिया। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचुहू ने डीजी हेल्थ सिंध डॉक्टर इरशाद मेमन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो इस पूरे वाकये की तहकीकात करेगी। ये बहुत अफसोसनाक होगा अगर ये इतना अहम मरहला यानी कोविड-19 की वैक्सीनेशन का मामला, जिसमें ऑलरेडी हमें बहुत सारी मुश्किलात दरपेश है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास वसाइल कम है। हमारे पास अभी पहली बैच 5 लाख डोजेस की पहुंची थी और यकीनन उसका शफाफ तरीके से इस्तेमाल होना इस बात का इसको यकीनी बनाएगा कि हमारा एतमाद होगा हमारे हुकूमती इदारों पे, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पे, और जिनका हक है सबसे पहली बात है जी इंसाफ की।
इस मामले में ब्लेम गेम एक दफा फिर, और ये एक तरह से एक्सपेक्टेड था। मैं अगर आपको याद हो, मैं ये बात करी थी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विफाक और सूबाई हुकूमतों में कोई चपकलिश सामने आएगी, लेकिन ये सिंध के साथ ही क्यों होता है, ये अपने आप में एक बड़ा तकलीफदेह बात है। बताते चलें जी आपको कि अब ये ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो गया है। शहबाज गिल साहब वर्सेस शैला रजा सोशल मीडिया पे सामने, और लोगों का कहना यह भी है, अभी पीपल्स पार्टी का मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ ये बात भी होगी कि जी ये एक बेजाब्तगी है जो सामने आ गई है, लेकिन सिंध को माइक्रोस्कोप लगा के देखा जा रहा है। अगर दूसरे सूबों में देखें तब भी यही होता है। आई डोंट नो ये कब समझेंगे कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप ये नहीं कह सकते कि जी फलानी जगह भी करप्शन हो रही है, फलानी जगह भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पहले इन मसाइल को हल करें। हमारे साथ मौजूद है सूबाई वजीर सईद गनी साहब, उनसे मामले पे जरा उनकी भी सुनगुन लेते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। सईद साहब, ये बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पे मामला गर्म हुआ है। ये 2 हज़रात जिनका पैरामेडिक से, हेल्थ वर्कर्स से कोई ताल्लुक नहीं था, ये वैक्सीनेट हुए हैं। आपके पास कुछ इसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ जो बेसिक चीजें उसका मुझे मालूमात है। ये जब चीजें सामने आई मैं तो उसको फौरी तौर पर देखा गया जी। और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आइडेंटिफाई करें और उनको चेक करें कि वो हेल्थ पर्पज है कि नहीं है, और उनको ये वैक्सीनेशन होनी है उनकी जी। तो उनको सस्पेंड भी किया गया और इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी गई है। सही। लेकिन जिस अंदाज से बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट इसको प्ले कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत गलत बात है जी। अगर तो सिंध हुकूमत इसमें मुलविस होती या फिर हमने कोई इसको मिसयूज करना होता तो शायद मैं लगवा लेता या मेरी अपनी फैमिली में से किसी को लग जाती। मेरी मदर खुद 70+ हैं, उनको लग जाती। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए, वो करवा लेते, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जिन 2 अफराद का हवाला दिया जा रहा है उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या सूबाई हुकूमत से ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी की होगी, कहीं अपनी आइडेंटिफिकेशन छिपाई होगी, किसी और की आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल की होगी, कोई ऐसी चीज की जिसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन अब इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना जाती है। चीजें इस तरह होती हैं, लेकिन अगर हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो या हुकूमत ने खुद किसी को कहा हो कि जनाब ये 2 अफराद हम भेज रहे हैं, 4 भेज रहे हैं, इनको वैक्सीन तो लगा दीजिए, तो फिर शायद हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसे ही सामने आया ये वाकया, हमने जो जिनकी जिम्मेदारी है, मैं ये भी नहीं कह सकता है कि उन्होंने भी इंटेंशनली किया होगा, हो सकता है कि ये किसी और के नाम पर आ गए हों जिनको बुलाया गया हो, तो वो तहकीकात जब होगी तो चीज सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें इंटेंशनली गवर्नमेंट की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं की गई है कि हम मिसयूज करें इस वैक्सीन को। और पहली बैच में 5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंचे हैं, और अगर हम नंबर्स की बात करें तो सिंध दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव केसेस। सूबा सिंध को कितनी वैक्सीन दी गई है इस वक्त तक? देखिए ये कोई अराउंड 80,000 से कुछ ऊपर है, अभी 81,000 है, 84,000 है, इस तरह का नंबर है। सही। और ये बेसिकली अभी तो जो पेशेंट्स हैं उनको तो लगनी नहीं है जी। जो हेल्थ हमारे वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, या ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ उनका एक्सपोजर ज्यादा है जी, उनको लगाई जा रही है। सर, तो प्राइवेट अस्पतालों के भी जो डॉक्टर्स पैरामेडिक्स हैं वो हुकूमत से ही राब्ता करेंगे, एंड दिस इज ये खास इन्हीं आउटलेट से ही लगाई जाएगी जो हुकूमती इदारे हैं? जी, उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है प्लेसेस जी, और उसका एक तरीकेकार भी उन्होंने बनाया हुआ है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका पूरा डेटा इनके पास मौजूद है जी। जैसे ही वो CNIC नंबर डालते हैं तो उसका पूरा प्रोफाइल आ जाता है कि उनका नाम क्या है, कहाँ पर वो पोस्टेड हैं, किस पोजीशन पर हैं, तो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसी नंबर पर वो एक SMS भेजते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन करके उसको फिर ये लगाई जाती है। सही साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप सूबाई वजीर तालीम है, तालीम से रिलेटेड भी बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल तो लोगों के जहनों में है कि जो हमारी तरजीहात हैं, जब हम कहते हैं कि पहले हेल्थ वर्कर्स आएगी फिर बुजुर्ग अफराद को, इस लिस्ट में हमारे टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स शामिल हैं? बिकॉज बहुत सारे ममालिक में आप देखें टीचर्स को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए आगे चलकर तो बिल्कुल हम बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनको ये प्रायोरिटी पे लगाएंगे जी, लेकिन अभी जितना लिमिटेड नंबर हमारे पास मौजूद है वैक्सीन का, उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हेल्थ वर्कर्स को हम छोड़ें या उनके साथ किसी को मिला लें। सही। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो हेल्थ वर्कर्स हैं,
उसके बाद जब डिपेंड करता है कि हमारे पास और कितनी वैक्सीन अवेलेबल होती हैं, उसमें यकीनन हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि किन किन को वो लगानी है। और जाहिर है कि जो यंग लोग हैं, जो किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता नहीं है जहाँ उनका एक्सपोजर हो, उनको फिर बाद में लगाया जाएगा, लेकिन टीचर्स को बिल्कुल प्रायोरिटी पे लगनी चाहिए। लेकिन ये सारे डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन कितनी है। बिल्कुल। सईद साहब, सिंगुलर नेशनल करिकुलम के बारे में सवाल करना चाहूंगी। सिंध की काफी रिजर्वेशंस हैं, सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको कहा भी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या ये नेशनल करिकुलम सिंध में लागू होगा? नहीं जी, इस वक्त तो नहीं होगा जी। देखिए, एक बुनियादी चीज है जो मैं शफकत महमूद साहब को भी कह चुका हूँ, और जहाँ जहाँ बात होती है बिल्कुल पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि कैरिकुलम जो इस वक्त जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की है। सही। और वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है। अब अगर सिंगल नेशनल कैरिकुलम की वो बात करते हैं तो हमने पहले ही कहा कि अगर इन केस, मैं ये फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट कह रहा हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट एक बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का कैरिकुलम डेवलप कर लेती है और हम उसको देख लेते हैं और हमें कोई एतराज नहीं होता, तब भी ये इख्तियार हम फेडरल गवर्नमेंट को नहीं देंगे कि वो नोटिफाई करें और सूबा सिंध के ऊपर वो नाफिज करें। सही। हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे और हम खुद नोटिफाई कर लेंगे कि जनाब अब कैरिकुलम ये होगा। अब ये तो डिपेंड करता है कि वो हम कितना उसे जो है इत्तफाक करते हैं। सर, कोई वैसे रिजर्वेशंस है, आपने कैसा पाया है? उस पर कई लोगों की मुख्तलिफ किस्म की रिजर्वेशंस और तनकीद है। सिंगुलर नेशनल करिकुलम में कोई ऐसा कलीदी नुक्ता, कोई ऐसा की पॉइंट जिससे सिंध अग्री नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये विफाक की तरफ से आ रहा है? देखिए, उसमें दो तीन चीजें हैं जी। इन्होंने जो चीज भी कैरिकुलम जब डेवलप किया तो उसमें हमने उनसे कहा कि हमसे शेयर करें डिटेल्स, वो चीजें आई। फिर सूबा सिंध में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमने उनको कहा कि आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए कि जो हमारे पास हमने जो काम किया है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी हैं कि 2006 में एक नेशनल कैरिकुलम बना और फिर जब ये 18th अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व हुआ तो वो 2006 का सिंगल नेशनल या नेशनल कैरिकुलम के लिए जो था वो सूबों के पास चला गया और उसी की बेस पर सूबों ने फर्दर डेवलपमेंट की। सूबा सिंध ने इसमें ज्यादा बेहतर काम किया है और हमने काफी चीजें उसके अंदर इम्प्रूव की हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये चीज हमारे पास आई जो इन्होंने अभी पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया तो हमने इस पर कंपेरेटिव जो स्टडी करवाई। अच्छा, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ चीजें बेहतर हैं और हमने ये कहा कि उन चीजों को हम अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन आपके किसी खत के हवाले से उसको हम नहीं करेंगे नाफिज। लेकिन अगर आप ये कहें कि पूरे का पूरा हम अपने ऊपर नाफिज कर देंगे, ये नहीं होगा। अब दो चीजें आपको बताऊं जिससे एक चीज तो एग्री कर गए। पहले वो ये कह रहे थे कि जी सारी चीजें जो उर्दू में पढ़ाई जाएंगी। हमने उन्हें बताया कि जी हमारे यहाँ तो कोई मोर देन 60-70% जो है वो सिंधी में पढ़ाया जाता है, तो ये हम कैसे करेंगे कि उनको उर्दू में कर लें। तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि जी ये काम यहाँ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको आप कर लीजिए। वो हमने किया। फिर इस्लामियात में उन्होंने जो चीजें की हैं उसमें हमारा ये कोई एतराज नहीं कि इस्लामियात ना पढ़ाई जाए, लेकिन जब छोटी क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो आप उनकी जो ज़हनी साख्त होती है उसके मुताबिक अंदाजा करते हैं कि ये कितना तालीम का बोझ उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, उसको इतना बोझ हम उसके ऊपर डालें कि वो तमाम जो मजमून है उसको बैक वक्त जो है वो पढ़ सके, समझ सके और आगे बढ़ सके। अगर हम किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके ये कहेंगे नहीं ये तो तुमने इतना पढ़ना है, तो बाकी उसके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इफेक्ट होगी। तो इस पर हमारा ख्याल था कि इस्लामियात हम पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप कहें कि जी इतने सालों में आपने ये पढ़ा देना है, तो मैं समझता हूँ कि ये ओवर बर्डन हो जाएंगे बच्चे और उनकी तालीम जो है वो मुतासिर होगी। सईद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। दूसरा एक बात करना, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, जो प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वो आप उनको उर्दू में पढ़ाएंगे सिवाय इंग्लिश के और साइंस के और गालिबन मैथमेटिक्स ही। अब ये एक ऐसी चीज है जो स्कूल जहाँ वो फैमिली जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपने बच्चों को अगर अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं तो हमें चॉइस जरूर देनी चाहिए उनको कि हम ये करें। अगर हम नहीं देंगे
तो जाहिर है कि वो अपने बच्चों को मुझसे बाहर भेज देंगे, उनके पास वसाइल मौजूद हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है, तो आसान काम नहीं है कि हम अचानक। बिल्कुल सही कह रहे हैं सईद साहब, हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था कि लोकल लैंग्वेज में बच्चे को पहले पढ़ाना अहम है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि मुख्तलिफ यानी 11 मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं सूबा सिंध में। सईद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी जो कि हाल ही में होने वाली MBBS सीट्स के मुतालिक था। आपने देखा होगा कि ये ट्विटर पर भी काफी इस पे बात रही कि वफाकी हुकूमत ने इसकी सीटें कम कर दी हैं, पंजाब में कम कर दी, लेकिन साथ ही एक नोटिफिकेशन सिंध की तरफ से भी जारी हुआ कि सिर्फ 5% MBBS और मेडिकल की मुख्तलिफ डिग्रीज की सीटें सिंध से बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगी। 95% जो सिंध में मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ सिंध के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? कई लोग इसको कह रहे हैं कि ये तासुब की फिजा, छोटे सूबे फाटा की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें तो वो पीछे रह जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, ये तो एक कंट्रोवर्सी है। जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये जो PMC नाफिज की और हमने उसको अपोज किया, उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाया, वो कानून उन्होंने मंजूर करवा लिया। उसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हुए, जो बच्चों के एग्जाम्स थे वो मुतनाज़ा हुए। अच्छा, ये जो बात आप कह रही हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी थी। जब फेडरल गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रलाइज कर दिया, पूरे एग्जाम्स को और ओपन कर दिया, अब मुझे ये बताइए कि अगर सूबा सिंध में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो निज़ाम वफाकी हुकूमत ने हम पर मुसल्लत किया है उसके मुताबिक हम चलें, तो कराची में अगर कोई मेडिकल कॉलेज है और एडमिशन वहाँ लाहौर के बच्चे ले लें, इस्लामाबाद के बच्चे ले लें या किसी और शहर के बच्चे ले लें, तो ये ज्यादती नहीं होगी सूबा सिंध के लोगों से। हमने तो इस बात को इंश्योर किया कि अगर ये जो निज़ाम हुकूमत ने नाफिज किया है उस निज़ाम से हमने किस तरह अपने बच्चों को महफूज रखना है और इंश्योर करना है कि सूबा सिंध में जो तालीमी इदारे सिंध के बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें। अगर आप कराची के बच्चे को आप कहेंगे जाके पेशावर की मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ लो या बिगास्तान के मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, जाके रावलपिंडी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी चीज थी जिससे हमने सूबा सिंध में जो बच्चे परेशान थे इनके इस कानून की वजह से उनकी तालीम को सूबा सिंध में यकीनी बनाने के लिए ये एक सही साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। जब हम बड़े सूबे की बात करें, आपने भी यहाँ पे हवाला दिया लाहौर इस्लामाबाद का, लेकिन जो दूसरे सूबे हैं जैसे हम बात करें बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा की, वहां पे तो मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं है। वहां का स्टूडेंट तो रिलाय ही पंजाब और सिंध के कॉलेजेस पे करता है। अगर इनकी यहाँ पे भी सीटें कम कर देंगे, विफाक भी सीटें कम कर देगा। इस वक्त कहा जा रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस लगभग 17.5 लाख रुपए में MBBS की डिग्री कराते हैं। तो ये दूसरे सूबों के साथ ज्यादती नहीं है? इस पे आपका वैसे मौकफ क्या है? एक में बात जी, तो देखें, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है, AJK है, इन सूबों का कोटा है यहाँ पर हर मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जी। तो वो कोटा अपनी जगह मौजूद है ना, उसमें तो उनको देंगे एडमिशन। हमने वो कोटा खत्म नहीं किया है, बल्कि हमने तो शायद बढ़ाया भी है गिलगित बल्तिस्तान का। तो जितनी सीटें उनको पहले मिलती रही है वो मिलती रहेंगी, उस पर हमने कोई कमी नहीं की। लेकिन ये जो 95% हमने रखा है कि सिंध का डोमिसाइल है, वो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि PMC के कानून के बाद जो है कंट्रोवर्सी बहुत बड़े पैमाने पर खड़ी हो गई है पूरे मुल्क में, उसमें हम अपने सूबे के बच्चों का जो इनकी परेशानी है उसको खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, सूबाई वजीर तालीम हमारे साथ मौजूद थे। बड़े आते हैं, चाहे हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करें जिसको सिंध कहता है कि जी ये विफाक की एग्जीक्यूटिव पावर्स में नहीं आता, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स के बाद विफाक मुसल्लत नहीं कर सकता कोई करिकुलम, मुशावरत की जा सकती है और उसको अपने तय अपने तरीके से सिंध इस पे काम करेगा। 2006 के बाद जब डिवोल्यूशन हुई है तो वजीर तालीम सईद गनी साहब का कहना है कि सिंध ने इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली बहुत काम किया है और उसको बालाए नहीं रखा जा सकता, उसको भी मेन धारा में डिस्कशन में लाना चाहिए। इसके अलावा MBBS सीट का मामला भी हमने इनके साथ उठाया। अभी लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पे जो ब्लेम गेम चला है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर एक रिपोर्ट भी होगी हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। कोरोना वैक्सीन भी कहीं सियासत की भेंट न चढ़ जाए। वफाक और सिंध इस मामले पर भी आमने सामने, सोशल मीडिया पर इल्जामात की जंग छिड़ गई। मावने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट दागा, वफाक की तरफ से सिंध को दी जाने वाली वैक्सीन सियासी खानदानों की फैमिलीज को लगा दी गई
और मुराद अली शाह कहते हैं वो किसी को जवाब दे नहीं, माफिया को हेल्थ वर्कर से ज्यादा अशराफिया की फिक्र है। ये बयान आना था कि सिंध सरकार के दिफा में शहला रजा मैदान में आ गई। जवाबी ट्वीट दागा, लिखा गिल साहब 15 रोज से इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकले और इल्जाम लगा दिया कि वैक्सीन सियासी खानदानों को लगाई जा रही है। इतने वसूख से इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इससे पहले असद उमर ने तस्दीक की थी कि शिकायत मिली है कि कराची में वैक्सीन जान पहचान वालों को लगाई जा रही है। हेल्थ वर्कर्स के अलावा दीगर लोगों को भी डोज दी जा रही है। एंड वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत माजरत के हमें फौरी तौर पे ब्रेक पे जाना पड़ा, टेक्निकल वजूहात की वजह से मेरा माइक ऑफ हो गया था। बट कमिंग बैक, लेट्स रिज्यूम द शो। जिस तरह के हम आपको बता रहे थे जी कि मोहम्मद अली सतपारा साहब पाकिस्तान के माउंटेनियर, जिनकी ख्वाहिश ये थी कि ही बिकम्स द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि K2 एक्सपीडिशन पे जाएं और K2 को सर करें सर्दियों के मौसम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुम्मे के रोज उनका राब्ता खत्म हो गया और इस वक्त एक सर्च पार्टी, एक सर्च ऑपरेशन जारी है। उनको और उनके साथ 2 और क्लाइंबर्स से जो कि आइसलैंड से उनका ताल्लुक था, उनको भी ढूंढा जा रहा है। हर गुजरते लम्हे के साथ उनके सर्वाइवल के चांसेस ब्लीक नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, इनकी क्या एक ख्वाब था, ख्वाहिश थी और यकीनन इस वक्त सबको इंतजार है कि डेवलपमेंट कैसे हो। इनके बेटे भी वहां पे पहुंच चुके हैं स्कर्दू। आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। पहाड़ों का बेटा मोहम्मद अली सतपारा ताहा लापता, पूरी कौम दुआओं में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स आज भी पहाड़ को खंगालते रहे मगर कामयाबी ना मिल सकी। मौसम सरमा में K2 सर करने के मिशन पर जाने वाले अली सतपारा दीगर 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं के हमरा बोटल नेक तक पहुंच चुके थे। फिर क्या हुआ जो वापस ना आ सके? बेटे को यकीन है कि वालिद ने चोटी सर कर ली है, लेकिन वापस क्यों ना लौटे? मौसम सख्त था, इतनी सर्दी में इतनी देर रहना भी मुमकिन नहीं। K2 का मोस्ट टेक्निकल पार्ट है बोटल नेक, जो 8200 या समथिंग से शुरू होता है। तो उस पर चढ़ रहे थे दिन के कोई 11 बजे वो। तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है बोतल नेक पे या नीचे, इस वजह से वो मिसिंग है। साजिद सतपारा कहते हैं 8200 मीटर की बुलंदी तक वो अपने वालिद के साथ थे। फिर ऑक्सीजन का मसला हुआ और वो वापस आ गए। वालिद को बोटल नेक तक जाते देखा था, शायद टीम को वापसी में परेशानी हुई। उस रात मौसम भी बहुत खराब था। मुझे लगता है कि वो सबमिट करके वापसी पे आए हैं नीचे और वो विन भी था उस नाइट को, उसका कुछ मसाइल हो गए उनके साथ। मेरे ख्याल में ऑपरेशन, अगर बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है। आलमी शोहरत याफ्ता कोहपेमा सादिक सतपारा कहते हैं हादसा अमूमन वापसी में पेश आता है। ज्यादा थकावट की वजह से आसाब जवाब दे जाते हैं, फिसलन के बाइस तवाजुन रखना मुश्किल होता है। सबमिट करने के बाद नीचे उतरते वक्त जो है उनके साथ जो भी अच्छा मसला हो गया है उस टाइम पे हो गया है, वापसी पे हो गया है, ये वापसी पे हो गया है। बाकी सबमिट का हम 100% गारंटी देते हैं कि मोहम्मद अली साहब ने बिल्कुल एग्जैक्टली सबमिट किया है। पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा माउंट एवरेस्ट और नानगा पर्वत समेत कई कातिल पहाड़ियां सर कर चुके हैं। उम्मीद है पाकिस्तान का ये हीरो सलामत रहे, खुदा खैर करे। जी जनाब, बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है ये, लेकिन जिस तरह के जितने भी एक्सपर्ट क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि एक्सट्रीम वेदर था। ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुश्वार एक मिशन था जिसके लिए सतपारा साहब ने हामी भरी और अल्लाह ताला वाकई ऐसा करे कि उन्होंने ये सबमिट कर लिया। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो दुआएं हमारी इनके पूरे ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। बढ़ते हैं जी
हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी कि जिस तरह के अब इंतजार है PSL 6 का और इसका एंथम 2021 रिलीज किया गया, इस पर बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो नए और पुराने अंदाजे मौसीकी का एक आपको इम्तिजाज मिलता है। नसीबो लाल, आयमा बेग और फिर रैपर्स भी मौजूद हैं इसके अंदर, लेकिन लोगों ने जरा इसको आड़े हाथों लिया क्योंकि इसकी लिरिक्स उनको लगता है कि ज्यादा आम फहम नहीं है। जोश और जज्बा तो आपको इस गाने में नजर आ रहा है। नसीबो लाल की एक हाई पिच आवाज है जो यकीनन अपना जादू जगाती है, लेकिन लोगों ने कहा कि ग्रूव की बात हो रही है तो ग्रूव का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है, PSL से क्या ताल्लुक है? आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स है हमें बताइए। मिला जुला तासुर लोगों का आ रहा है। पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मुझे बहुत पसंद आया है गाना। मुझे लगता है कि नए जो हमारे अंदाज हैं और नया जो इस वक्त यंगस्टर्स की अगर बात की जाए उनसे कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और व्हेन यू हैव पॉप सिंगर्स लाइक आइकन्स लाइक नसीबो लाल एंड दे रियली पुश देमसेल्व्स, तो हमें ऐसी कोशिशों को सराहना चाहिए। आई पर्सनली रियली लाइक इट। आप भी देखिए ये रिपोर्ट, लोगों के जो मिले जुले तासुरात हैं, मीम्स हैं, वो भी हमारे सामने हैं। क्या ये तनकीद बराए तनकीद है या आपको भी लगता है कि इस गाने में कुछ गड़बड़ थी और ये PSL की थीम के साथ नहीं जाता? लेट्स टेक अ लुक। PSL 6 का तराना आया और किसी को ना भाया। सोशल मीडिया सार्फीन नसीबो लाल की आवाज में गाए गए गाने ग्रूव मेरा सुनकर लाल हो गए। सार्फीन पुराने ऑफिशियल सॉन्ग का सोचकर गुलकार अली जफर को याद करने लगे। अली जफर और ग्रूव मेरा ट्रेंड चल रहे हैं। अजीज खटक ने लिखा कि इस तराने को सुनने से अच्छा था मैं पिछला तराना सुनकर मर जाता। सार्फीन को सीटी बजेगी गाना याद आने लगा। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। सूर्या ने रोती हुई बच्ची की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, गाना सुनने के बाद ये हालत है। हलचल है मची हुई, फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज। निम्रा ने भी मजेदार मीम शेयर की। नया गाना फोक गुलकारा नसीबो लाल, पॉप गुलकारा आयमा बेग और हिप हॉप स्टार्स यंगस्टर्स ने गाया है। अच्छा, हमारे यहाँ ना कुछ भी नया हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आई पर्सनली ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ रिजर्वेशन होती है खवातीन के हवाले से भी। बहुत सारे हमारे जो मेल म्यूजिशियंस हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फीमेल अगर म्यूजिशियंस कुछ एक्सपेरिमेंट करती हैं तो कहीं ना कहीं वो आड़े हाथों लिया जाता है। फिर भी आप मुझे जरूर बताइएगा आपको पर्सनली ये एंथम कैसा लगा। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की। आजकल जैसा कि सब जानते हैं कि सबके लिए फाइनेंशियली अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और खासतौर पे जो सैलरी क्लास है, लुकिंग एट द महंगाई, द इन्फ्लेशन अराउंड अस, हमारे महीने का शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है और 5 वो दिन जब हमारी सैलरी आई हुई होती है हम बड़े खुश गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जरा यहाँ से आंख बचा रहे हैं, कभी वहां से आंख बचा रहे हैं, और कभी कभार तो होता यह है कि महीने की आखिरी तारीखों में उधार लेने की नौबत आ जाती है। तो जरा हमने सोचा कि ये जो इतना कॉमन फिनोमेना है उधार, इस पे जरा बात की जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो मोहल्ले की करियाने की दुकान है उस पर लिखा होता है उधार मोहब्बत की कैंची है, यानी अगर आपने ज्यादा उधार मांगकर हमें शर्मिंदा किया तो फिर इवेंचुअली हमें मना करना पड़ेगा और खामखा रिश्तों में दरार पड़ेगी। फिर दूसरा ये कि तकाजा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जहां पे दोस्ती या रिश्तेदारी हो। अगर आपने किसी की मुश्किल वक्त में उसकी मदद की है उसके बाद फिर आप सुकून कीजिए, क्योंकि पैसे वापस करने का रिवाज हमारे अक्सर है नहीं, और लोग कोशिश करते हैं कि अगर एक रिसोर्स को आपने एग्जॉस्ट कर लिया है, कुछ लोग तो बेचारे मजबूरी में फिर कहीं और से उधार लेकर उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। क्या ये हैबिचुअल भी होता है? आज का हमारा सवाल ये है। उधार लेना कई लोगों की आदत भी बन जाता है, यानी आपको पता है जी मेरी चादर इतनी है, मुझे इसको देखकर पैर फैलाने चाहिए, लेकिन जरूरतें और ख्वाहिशें इस कदर हैं कि फिर लोग एक दफा ये झिझक खत्म हो जाए तो उधार लेने से कतराते नहीं हैं।
जरा इस पे बात कर लेते हैं कि किन ख्वाहिशों के लिए आपको अपने आप को जरा कंट्रोल करना चाहिए और उधार का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उधार लेने से कुछ और हो ना हो, आपकी जो अपनी एक वैल्यू है, दूसरों की नजर में जो कदर है, वो यकीनन थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज अपने आप को एक वल्नरेबल पोजीशन में डालने वाली बात है। आइए जरा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं उरूसा मोहसिन, जो कि एक लाइफ कोच हैं। थैंक यू उरूसा फॉर टेकिंग टाइम आउट। और मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया रोगाटिया, शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर और फ्लोरिस्ट भी हैं। और कई दफा लोग अपने घर की तेजीन और आराइश के लिए भी या तो उधार ले रहे होते हैं या लोन ले रहे होते हैं, तो जरा उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का। थोड़ी देर में हमें ख्वाजा नवीद साहब भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लीगल मैटर्स भी होते हैं। कई दफा आप उधार लें तो अगर बहुत बड़ी अमाउंट ली है तो बेचारा देने वाला कुछ ना भी करे तो वो यही करता है कि अदालतों का रुख करता है कि मेरे पैसे जरा वापस करवा दें। तो जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं उरूसा से। जी उरूसा, क्या हाल चाल है आपके, क्या कहेंगी उधार के मौजू पे? आई थिंक उरूसा से राब्ता नहीं हो रहा। जी तानिया, आपसे अगर शुरुआत करूं, आपकी प्रैक्टिस में कारोबारी लेन देन में कभी ऐसा होता है कि लोग उधार पे आपसे काम करवा रहे हो? जी बिल्कुल होता है उधार पे काम, लेकिन जब आप एक फील्ड से कंसर्न करते हैं और जब आपको पता चल जाता है कि लोग बाज़-औक़ात इस तरह की रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि आपसे कहते हैं कि आप हमारा काम कर दें और हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो हमारी पॉलिसी ये होती है कि हम कहते हैं, मतलब अब जाहिर सी बात है जब आप करते करते आपको आइडिया हो जाता है लोगों का, तो हमारी पॉलिसी ये हो जाती है कि हम कहते हैं कि आप ऐसा करें, पता चल जाता है क्लाइंट्स का कि किस तरह के लोग हैं, तो हमारी पॉलिसी में ये चीज आ जाती है कि आप प्लीज है ना हमें एडवांस कर दें। तो वहीं से पता चल जाता है कि अगर अगला कहता है कि ठीक है हम आपको एडवांस कर देते हैं, तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड कि आप उनका काम कर देंगे कि आपको एडवांस फर्स्ट मिल गया और आपने कर दिया। अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि बस आप हमारा काम करें और उसके बाद काम कराने के बाद आपको इस तरीके से इग्नोर करते हैं कि जैसे आपने नहीं, उन्होंने आपका काम किया। हाँ। तो ये बड़ा सिचुएशन बड़ी बैड होती है। अच्छा मुझे बताइए, तो सिनेरियो में काम करना मोटिवेशन रहती है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका काम, और खास तौर पे क्रिएटिव फील्ड्स का काम काफी पैशन वाला है, तो पैसे भी यकीनन इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप फ्री में काम कर रहे हो, तो उस वक्त आपका क्या रवैया होता है? तानिया, कहना, रिमाइंडर्स देना मुश्किल लगता है आपको? समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ क्लाइंट्स हमारे परमानेंट होते हैं तो उनके साथ तो बहुत अच्छा है कि हमने कर लिया, कि हमें पता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये जैसे ही काम खत्म होगा हमें पेमेंट बैक हो जाएगी, हमारी पेमेंट्स हमको मिल जाएगी। लेकिन समहाउ ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब जब उन्हें चाहिए होता है ना कोई चीज कि भाई आप हमारा रेंट पे मतलब हमारा काम कर दें और इस तरह से, तो वो लोग आते इतने मीठे बनकर हैं कि आप समझ नहीं पाते। कभी कभी आप लोगों को समझ नहीं पाते, वो आते हैं अपना काम करवाते हैं लेकिन बाद में वो आपको बहुत ही ब्लंट फेस देते हैं। तो अच्छा, ये बड़ा अहम है। और अच्छा, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं लग्जरीज की या ऐसी चीजों की जो आपकी ख्वाहिश हैं, जैसे आपने घर का काम किया, हो सकता है वो आपकी जरूरत भी हो, लेकिन अमूमन इसमें अगर देखा जाए तो ये विशेस हैं, ये हमारी डिजायर्स हैं, ये हमारी नीड्स एंड वांट्स नहीं है। जरा नीड्स एंड वांट्स पे आ जाते हैं। एक आम आदमी जब उधार लेता है तो कई दफा वो बहुत मजबूर होता है। सफेद पोश लोग तो लोगों से कह भी नहीं पाते, वो किसी दुकान पे अगर जाके, उनकी मोहल्ले की दुकान है और उस पर उनका कोई इस तरह का अरेंजमेंट हुआ है, तो वहां पे भी काफी चीजों को छुपाते हैं। हमें बताया जा रहा है कॉलर्स हमारे साथ हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, हमें कॉल कीजिए, बताइए आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले तानिया, कभी जिंदगी में अगर ऐसा मौका आए कि जरूरत जिंदगी के लिए आपको उधार लेना पड़ रहा हो, तो आपको क्या लगता है ये एक मुश्किल मरहला होता है? आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आप ये कहने से, मांगने से किसी से हिचकिचाएंगी, या आपको लगेगा कि नहीं भाई जरूरत ऐसी है, कुछ इस वक्त शर्मा शर्मी में नहीं रह सकते? एक्चुअली होता ये है कि मेरे हम अगर दोनों तरफ से देखें तो कभी आपके लिए सही भी है और कभी आपके लिए प्रॉब्लम भी है कि कोई आपके पास आता है कि भाई हमें उधार कर दें, तो आप मुरवतन कह देते हैं ठीक है हम आपको दे देते हैं, और ऐसा भी सिचुएशन आती है कि इतनी मुरवत होती है कि आप दोबारा मांग भी नहीं सकते। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। या तो आप दे ही ना, और अगर आप दे रहे तो फिर आप सब्र करके बैठे। सही, क्योंकि अगले के पास जब होगा, देखिए अगर उसके पास होता तो वो आपसे मांगता नहीं, और अगर उसके पास नहीं है जब भी वो आपसे मांगने आया है, तो फिर जिसने दिया है ना तो उसको भी सब्र से काम लेना चाहिए। सही। और तकाजा करने के हवाले से आपको बताऊं कि दीन में भी बड़ा क्लियरली कहा गया है
कि लोग तो इस बात से भी इज्तनाब करते थे कि अगर आपने किसी को उधार दे दिया, जो वाकई ख़ानदानी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जी फिर उनसे ज़्यादा मेल जोल रखना, ऐसा लगेगा कि मेरे वहाँ पे होने का मतलब ये है कि मैं एक तरह से तकाजा कर रहा हूँ, बगैर लफ्ज़ों के तकाजा कर रहा हूँ। तो वो मेल जोल भी नहीं रखते कि अगला बंदा झेंप ना जाए या उसको एम्बैरेसमेंट ना हो। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है, राब्ता भी हम दोबारा कायम करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। टॉपिक हमारा बड़ा जबरदस्त है क्योंकि जी उधार मोहब्बत की कैंची है, लेकिन उधार लेना कभी कभार नागुज़ीर हो जाता है, खास तौर पे आजकल की महंगाई के आलम में। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आवर वेरी फेवरेट, द वन एंड ओनली ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर, कोशिश ना करते, जैसे कहते हैं ना करते भी उधार लेना ही पड़ जाता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। वो तो अब बात इस तरह से है कि दो तरह के उधार हैं। एक तो कुछ लोगों ने जैसे कुछ स्टोर्स के ऊपर या कुछ जो भी ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे एक कॉपी सिस्टम या जो भी होता है लगा दिया है कि भाई हम जो भी सौदा लेते हैं महीने के एंड में जैसे सैलरी आती है वो पहला चेक या उनको दे देते हैं। तो वो तो एक कन्वीनियंस भी हो गया कि भाई नौकर गया वो ले आया, बच्चा गया ले आया, बेगम साहिबा कहीं ले आई, वो हिसाब में लिखते गए। एक तो ये उधार है। एक उधार ये है कि जो पैसे मांग के लोग ले जाते हैं कि एक 50,000 रुपए दे देना, 31,000 दे देना, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। वो एक चेक दिखाते हैं कि ये मेरा चेक आया हुआ है, परसों कैश हो जाएगा, आई विल रिटर्न यू। मेरा तजुर्बा उस बारे में बड़ा ही खराब है। आप यकीन करते हैं काफी उतने दें जितनी सख्त है कि आपने दोबारा नहीं लेने। काफी मुअज़्ज़ज़ लोगों को दिए और फिर बाद में शर्मिंदगी हुई और फिर मैं तो मुझे मांगते हुए शर्म आती थी, उन्हें ना देते हुए शर्म नहीं आई। अच्छा, वैसे कई दफा जो महज़ब लोग हैं और जो बेचारे सफेद पोश लोग हैं वो कहते हैं कि वो तो पैसे दे देते हैं, लेकिन बाकी दूसरों का जैसे आपने कहा कि वो तो आंखों का पानी मर गया कि वो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको शायद याद ही नहीं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरह होता है। याद ही नहीं जी पैसे लिए थे, देने थे। हम तो इतने लोगों से लेते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, से अरशद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अरशद साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस है? कभी किसी को उधार दिया और देने के बाद मजबूरन भूलना पड़ा कि इसने मुझे पैसे भी वापस करने? नहीं, मैंने उधार दिया था तो वो तो बंदा मर गया, अभी तक उसने दिया नहीं, 14,000 लेकर के मर गया, उसके 5 बच्चे थे। अच्छा, लेकिन आपने तो फिर माफ कर दिया होगा ना? मैंने लिया ही नहीं, मेरे को पता था। तो ये तो आपकी नेकी में शुमार हुआ, क्योंकि अक्सर वैसे ये बड़ा आपने अहम इशू उठाया है, इसकी कानूनी हैसियत हम मालूम कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब कॉल करने का। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए और फिर कोई क्लेमेंट आ जाए कि जी ये जो मरहूम है इन्होंने मुझसे इतना उधार लिया था, या लिखत पढ़त ना मिले, या जो लिखत पढ़त लेके भी है उसको वेरीफाई कैसे करें? अच्छा, नहीं, अब सिविल लॉ उसमें ये है जी कि अगर आपके फादर ने मतलब कोई प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ी है और आप उसमें बेनिफिशियरी हैं, फिर ये आता है कि भाई आपके फादर ने बैंक के 25 लाख रुपए देने थे या 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए देने थे, तो इवन आफ्टर हिज डेथ द बैंक इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द लीगल एयर्स। Okay. अच्छा, अगर बाप कुछ छोड़ के नहीं गया और लीगल एयर्स को कुछ नहीं मिला उनकी एसेट्स में से जी, तो फिर वो दे आर नॉट लायबल टू पे हिज लायबिलिटी। सही। लेकिन अगर ये उसके बेनिफिशियरी हैं और दे हैव इनहेरिटेड ए ह्यूज एम्पायर और जो भी है, तो फिर पैसे भी इनको देने हैं। सही। अच्छा, इसी तरह अब वो जो आप वाली बात है कि वेरीफाई किस तरह करें, और वो इंडिविजुअल लोन्स होते हैं जी, और कई लोग झूठे क्लेम भी, वो होता है ये रस्म। आप तो लेडीज है नहीं जाती कब्रिस्तान, तो हम जाते हैं, जब दफनाने जाते हैं तो जो लवाहिकीन होते हैं वो वहाँ एक ऐलान करते हैं कि भाई अगर किसी ने मरहूम से कोई लेना देना है तो हमसे रब्ता करे और जो भी है वो या तो ले सेटल करे या फिर माफ कर दे। सही। तो बस वो एक ऐलान ही होता है और ऐलान करने वाला उसके 1 मिनट बाद गायब हो जाता है।
जी, वो रस्म की रस्मी ऐलान है जी, जिसे निकाह में पूछते हैं ना कबूल है, वो दूल्हा कहता है कबूल है। लेकिन ये इस तरह के सरप्राइजेस मेरे ख्याल में बिटवीन द पार्टनर्स तो नहीं होने चाहिए। उरूसा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अक्सर खवातीन को हम देखें हमारे माशरे में जेब खर्च नहीं दिया जाता, पॉकेट मनी नहीं दिया जाता। तानिया, आपसे बल्कि ये सवाल कर लेती हूँ, तो खवातीन क्या करती हैं कि जो छोटी मोटी उनकी ख्वाहिशें हैं, जैसे अगर मेकअप का सामान लेना है, कोई और चीज लेनी है, तो वो दुकान वाले से उधार ले लेती हैं। उनको कहते हैं जब महीने का खर्चा आएगा तब दे देंगे। और कभी कभार ये उधार की अमाउंट इतनी बढ़ जाती है कि मियाँ को पता ही नहीं होता, और जब पता चलता है तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है। क्या कहती हैं, इस करना सही है या आप कैसे देखती हैं? पता है, देखें ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि देखें मियाँ की जितनी हैसियत होगी वो आपको उतना दे रहा है। बल्कि कोशिश होती है बाज हस्बैंड्स की कि वो आपको उससे बढ़कर देना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, समहाउ उनके हाथ में हालात नहीं होते। जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ हमारे शहर में, मतलब जो भी सब जगह आपको पता है पूरे कंट्री में ही था, वर्ल्ड वाइड था, तो उसमें भी बहुत सी औरतों ने अपनी ख्वाहिशें, देखें ख्वाहिश ऐसी नहीं होती कि जिसपे आप उधार ले लें। आप लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा अपने आप को बना के जा रही हैं, कर रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। अच्छा, और अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा और कहूँ कि बच्चों के लिए, यानी अगर मियाँ बिल्कुल बेसिक चीजें देता है घर के लिए, जो बच्चों की ख्वाहिश है जी टीवी ले आए, कोई कंप्यूटर ले आए, उधार लेके ले लिया, ये करना भी आपके ख्याल में गलत है? ये गलत है, बताना चाहिए पहले हस्बैंड। अगर आप उस टाइम में, तो मैं ऐड करूं इसमें, आजकल कल्चर आ गया है क्रेडिट कार्ड का, और बीवी का भी क्रेडिट कार्ड बन जाता है हस्बैंड के उसके ऊपर। सही। अब उसमें मैं एक अमेरिका के अपने दोस्त का बताता हूँ कि उसका एक दोस्त था, वो तो बिजनेसमैन था, पुरानी कारें खरीदता था, बेचता था, ही वॉज मेकिंग मनी एवरी डे। ये सैलरीड आदमी था, अच्छी हाई सैलरी थी अमेरिका के हिसाब से। अब इन्होंने अपनी बेगम को दे दिया क्रेडिट कार्ड, वो जो सप्लीमेंट्री कार्ड कहलाता है। अब वो उसके साथ जाती थी, अच्छा, शी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट, यानी वो जूते वहां बड़े महंगे होते हैं तो जूते ले लिए, फिर रोज ले लिए, पर्स ले लिए, हैंडबैग बड़े महंगे होते हैं, तो वो 2 खरीदती थी, तो ये भी उसकी रेस में 2 खरीद देती थी। तो वो कहता था कि महीने के बाद जब वो आता है बिल, तो मेरे तो होश उड़ जाते हैं कि सारी तनख्वाह तो इसमें चली जाएगी, और वहां क्रेडिट खराब एक दफा हो जाए तो देन यू आर नोवेयर। हाँ, आप एलिजिबल नहीं रहते। एक तरह से आपकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से असलम बात कर रहा हूँ। जी असलम साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि उधार देखें, हर इंसान को किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये है कि उधार आप जरूरत के वक्त ले सकते हैं, लेकिन इसको एक आप बनानी चाहिए। सही। ये आपकी जो है पर्सनैलिटी को बिल्कुल डाउन कर देता है, और उधार देने वक्त आपको ये भी सोचना चाहिए कि वाकई में वो कोई नीडी पर्सन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उसको इस चीज की लत लग गई है, वो बार बार इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये हम पता कैसे लगाएं? अगर आपके पास कोई जरूरतमंद आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, वो आता है और कोई भी मजबूरी, और आमतौर पे देखिए बड़ा कोई प्रेसिंग इशू बताया जाता है, वो सच है झूठ है वो तो उस बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी की बीमारी का बहाना करेंगे, कोई यका या किसी इमरजेंसी का बहाना करेंगे, ऑपरेशन कराना है, 70,000 रुपए भरने हैं सुबह जी, वो एनेस्थीसिया वाले को देने हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, आधे दे दिए हैं सर्जन को, अब इसके बाकी हैं। तो आप बताएं, ऐसी सिचुएशन में हमारे कॉलर से हमारा सवाल होगा कि आप पता कैसे लगाएं? इंसान है, इमोशनल हो जाता है, कहता है यार कि ये वक्त किसी पे भी पड़ सकता है। देखिए, बहुत से तरीके हैं पता लगाने के। इसमें ये भी है कि कोई आपके पास पहली दफा आया है, कोई जेन्युइन केस बता रहा है कि भाई मेरे पास ये मेरे साथ ये मसला है, तो आप जो है इसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बार बार आ रहा है और वो है कि मुझे फिर इसकी जरूरत है, फिर इसकी जरूरत है, फिर तो जाहिर सी बात है आपको आप शक में चले जाएंगे कि कोई ना कोई तो मसला जरूर है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। अच्छा तानिया, अक्सर होता ये है कि बार बार एक ही रिसोर्स को अक्सर लोग एग्जॉस्ट नहीं करते हैं, वो करते ये हैं कि आपने किसी को उधार दे दिया, फिर आप काफी बेचारे परेशान हुए वो पैसे वापस लेने के लिए, तब पता चलता है उसने यही रीजन सुनाया हुआ था लोगों को। जी बिल्कुल होता है, ऐसे भी होता है। ब्लड की बोतल खरीदनी है तो पता नहीं 100 बोतलें खरीद चुका होता है जब तक। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा ये लोग, पता है फीमेल्स भी यही कर रही होती हैं, यार आज ये खर्चा हो गया है, अब जाहिर सी बात है गैस का बिल बहुत आ गया है, और है ना क्या बोलते हैं, या तो गैस लाइन, अभी मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि अच्छा अब
मुरब्बत में इंसान दोस्ती यारी में दे देता है चले, लेकिन बात ऐसी होती है कि जब आप उनसे कहते हैं ना कि यार ये टाइम हो गया, तुमने इतने टाइम के लिए लिया था, अब आप इसको पे बैक कर दो, तो वो इतनी बुरी तरीके से चढ़कर आपके ऊपर आते हैं, ऐसा लगता है कि आपने इनसे उधार लिया हुआ है, उन्होंने आपसे उधार नहीं लिया हुआ। इंटरनेशनली तो अब जैसे भी हम क्रेडिट स्टैंडिंग की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड को लेकर रवैया क्या है? आपको लगता है इसने भी हमारी आदतें बहुत खराब है? यानी अगर एक बंदे की 30,000 रुपए तनख्वाह है और उसके बाद 40,000 रुपए लिमिट का कार्ड है, तो यानी आपको तो एक तरह से आदत डाली गई है उधार पे चीजें लेने की। बिल्कुल। और पता होता कि देखिए यहाँ पर एक चीज ये होती है कि इंसान अगर मियाँ बीवी को कार्ड दे रहा है तो उसको ये मेंशन कर दे कि आपने ना इतने से इतनी क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। लेकिन बाज औरतें ऐसी होती हैं कि उल्टी सीधी चीजें लाकर भी पता है क्या कह रही होती है कि वो तो भाई जाहिर सी बात है, हमने ग्रोसरी कर ली, हमने फला चीज कर ली, ये भी बड़ा आता है। आप उसके लिए ये कर सकते हैं, लोग अपनी SMS सर्विस जरा ऑन रखें, तो जहां पे भी कार्ड पे खर्चा होगा उसका एक SMS हार्ट अटैक की तरह हम तक पहुंचेगा और आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, मुझे ये बताएं कि हम शायद इस चीज पे नजर नहीं रखते और ये बड़ा खतरनाक पहलू है इसका कि छोटे बच्चे और टीनेजर्स, वो अक्सर आप उनको अगर पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं और वो किसी गलत आदत में पड़ते हैं, जैसे गेमिंग की आदत में पड़ते हैं या किसी और चीज की, तो उनको बकायदा ट्रैप करके भी लोग उधार पे चीजें दे देते हैं ताकि बाद में इनको फंसाएं और फिर इनको मिस यूज करें, फिर इनको क्राइम में यूज करें और फिर उनको और कहेंगे आपके अम्मी अब्बू को बता देंगे आपने तो हमसे इतना लिए हुए पैसे। हाँ, ये बात है। वो मैं अमेरिका में वो दिन के टाइम टॉक शो देख रहा था, तो वो यही वाला उधार का जो कल्चर है, वो मियाँ बीवी की लॉटरी निकल आती है तो आपस में मशवरा करते हैं कि भाई अब कोई चीज तो हम अपनी कर लें, कार टीवी ये वो करके, तो एंड में बीवी कहती है कि ऐसा करते हैं कि मैटरनिटी होम वालों के पैसे दे आते हैं ताकि बच्चा तो अपना हो जाए। ये भी सही है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। बच्चा भी उधार पे पैदा हुआ था। हमारे यहाँ अक्सर चीजें उधार पे होती हैं। आप अगर घर की चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको नजर आएगा कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आपको अभी भी आप उसकी मिल्कियत पे अपना क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी किस्तें या इसके पैसे वापस करने। अच्छा, ये बड़ा एम्बैरेसिंग तब भी होता है जब आप देखिए मोहल्ले में अक्सर आपके घर दावत है, पहले तो होता बहुत ज्यादा था कि कुर्सी भी और क्रॉकरी भी आपने पड़ोसी से ले ली या किसी और से ले ली, यहाँ तक कि जोड़ा ले लिया। अब अगर उनका बच्चा आके आपका भांडा फोड़ दे तो उस वक्त बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि वो अम्मी डोंगा वापस मंगा रही हैं या आप हमारी कुर्सियां कब तक वापस करेंगे। ये पहले जमाने की बड़ी क्यूट चीजें हुआ करती थी, हम मूवीज में ड्रामों में भी देखते थे, बट आई थिंक इस तरह की अपनाइयत अब रह नहीं गई है। लेकिन कैसा एक इंसान फील करता है अगर उसकी अपनी चीज नहीं है और वो किसी खास पार्टी में जाने के लिए किसी से अगर उधार के कपड़े, जूते या फिर जेवर पहना हुआ हो, तो तानिया वक्ती तौर पे तो यानी आप उस जगह पे तो अपना रोब रुबाब काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तो होता है ना दैट यू डोंट हैव इट। अंदर से फीलिंग तो आपको पता होती है ना कि यार मैं किसी का पहनकर आई हूँ, मतलब मैं यहाँ तो शो मार लूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि एक जो अपनी इंटरनली फीलिंग मुझे समझ नहीं आता लोग खुश कैसे चल सकते हैं कि आपने किसी की चीज पहनी है और आप मतलब शो कर रहे हैं कि या मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हैं पूरी तरीके से कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, जबकि अंदर से आपको पता है कि आप खोखले हैं, आपके पास कुछ भी नहीं। आपने उधार का जोड़ा पहना हुआ होना तो आपके चेहरे के ऊपर वो लुक्स ही नहीं आ सकती, वो रौनक नहीं आती आपको, बल्कि यही वो रहेगा कि भाई ये किसी को पता ना चल जाए कि ये किसका है, एग्जैक्टली जिसका है वही ना आ जाए। हाँ, और आप ये देखें कि इसके ऊपर कई और पहलू भी हैं। इंटरनेशनली तो बहुत सारी मूवीज बनी है कि यंग टीनेजर्स जिन कपड़ों को, फैशन एक्सेसरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो बाकायदा वो खरीदते हैं, टैग अंदर छुपाते हैं और पहनकर वापस कर देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी सर, क्या कहेंगे, उधार आजकल की महंगाई के दौर में मजबूरी बन गया है हमारी या आप कैसे देखते हैं इसको? कल्चर बन गया, आदत बन गई है। आदत बन गई है। आप कम खा लें, थोड़ा खा लें, लेकिन अच्छा खा लें, इज्जत से खा लें। जी, लेकिन वो पंजाबी में तो है ना कि वो कहते हैं उधार भी तेरी मां मर गई है, सही। तो उधार तो मिल ही जाएगा ना जी।
अच्छा, ये आपने जो बात की है ना सर, ये अक्सर हमारे डोमेस्टिक स्टाफ के साथ भी होता है कि आप ठीक है जी, अगर उनकी कोई खुदा ना खासा मजबूरी हुई है, कोई हेल्थ इमरजेंसी हुई है तो आप मदद करेंगे, या अगर आपकी मेट की बेटी की शादी है तो आप कहेंगे कि मौका ऐसा है कि आई वांट टू गिव देम मोर, लेकिन तनख्वाह भी आप उनको दे रहे होते हैं और शायद उनका उस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा होता। हर शख्स आजकल ये कहता है कि उसका जो लोअर स्टाफ है वो उधार ले रहा होता है और फिर वो उस उधार को कटवाना नहीं चाहता तनख्वाह से, फिर कहते हैं अगले महीने, फिर अगले महीने। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? वो इसी में छोड़ के भाग जाता है। अगला महीना तो आता ही नहीं है ना जी। अगला महीना तो आता ही नहीं है, यानी वो जो उधार ले लिया उसको कटवाना ही नहीं है। हाँ जी, बस अब चलता ही रहता है ना जी। लोग आ जाएगा वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का सर। जी कुछ कह रहे हैं? हेलो, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, और जरा इस शिकंजे से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि फलानी चीज हमें बहुत पसंद है, पैसे नहीं है, चलो उधार लेके ले लूं, इस चीज को, इस इंस्टिंक्ट को कर्व कैसे कर सकते हैं या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है जी उधार की। सवाल अब जो हम उठाने चाह रहे हैं ब्रेक के बाद कि उधार तो चले दे दिया, फंस गए आप, बेवकूफ बने, या आपका दिल बड़ा नरम था, जज्बाती हो गए आप, अपनी कोई पुराना वक्त याद आ गया कि जी हम पे भी इस तरह का वक्त आया था, तो आपने उधार दे दिया, लेकिन अब तकाजों के और रिमाइंडर्स के बावजूद अगर कोई आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस ना कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर किसी को उधार दिया हो और उधार कई तकाजों रिमाइंडर्स के बावजूद वो वापस ना कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? जी, मैंने तो सन 2000 में 20,000 रुपए उधार दिए थे और वो आदमी चला गया मुल्तान, और मुल्तान में कह रहा था मैं आम के बाग लगाऊंगा, तो फिर वो उसने मुझे पैसे वापस नहीं किए। मैं एक दफा मुल्तान उसके घर गया तो वो देने से काफिर था, उसकी हालत ही ऐसी नहीं थी बेचारी कि मैं वापस कराची आ गया। और वापस आके जब मैं कुरान पाक पढ़ रहा था तो उसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम किसी को उधार दे देते हो जी, तो उसके साथ वापसी के लिए सख्ती मत करो, अगर सख्ती करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो मैंने तो मांगना ही छोड़ दिया, मैंने तो मुल्तान जाना ही छोड़ दिया। सही सही, ये तो आपका तरीका था इसको डील करने का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे सर? मैं ये वकील साहब जो बैठे हैं इनकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ थोड़ा सा। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महमूदाबाद मंदू कॉलोनी में मेरी रिहाइश है और यहाँ से 2005 में लीज का एक कैंप लगा था KMC की तरफ से। ओके। तो जो मैंने रिक्वायरमेंट थी उनकी वो सारी की सारी पूरी। सर आई एम सॉरी, ये मौजू से हम हट जाएंगे, आप अलग से इनसे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारा मौजू आज उधार के हवाले से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। उस बात पे मैं भी, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि जब किसी को उधार दो पहले तो इतना कैपेसिटी का दो, क्योंकि देना पड़ जाता है किसी की इमीडिएट मुसीबत देखकर, तो उतना दो कि अगर ना मिले तो बस उसको सदका समझ के भूल जाओ। ये है, मतलब ये नहीं कि 5 लाख मांग रहा है, अगर कोई 20-25 हजार रुपए मांगता है और उसकी वाकई जरूरत है। आपकी बात सही है, लेकिन इसको हम नकदी से नहीं जोड़ते, क्योंकि किसी के लिए 20-25 हजार भी बड़ी रकम हो सकती है। और कई लोग ये भी सोचते होते हैं कि यार ये अगला बंदा वादा कर रहा है 10 दिन में दे देगा, चलो मेरी जरूरत तो 10 दिन बाद की है, फिर वो बेचारा मुश्किल में आ जाता है। लेकिन आप कैसे देखते हैं ये जो बात है? इन्होंने बिल्कुल सही की कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में हमें हिदायत देते हैं कि अगर किसी को उधार दे दो तो सख्ती मत करो, लेकिन अगर आपको अगला बंदा, इन्होंने अपनी आंखों से उसके हालात देख लिए और माफ कर दिया। लेकिन अगर अगला इनकी तरह के वो कह रहे हैं कि वो रोज स्टेटस भी लगा रही है कि आप इस कैफे में खाना खा रहे हैं, आज इसमें खा रहे हैं, और इनके पैसे नहीं दे रही, कहती है देख नहीं रही हो क्या हालात है। तो हालात तो ये देख रही है कि वो रोज कभी रोज आप कहाँ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन अभी जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे खालिद साहब, हमारी अदालतों का खौफ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बड़ी आसानी से, और हम छोटे लोगों की बात नहीं करेंगे, आप बड़े बड़े सरमायादारों को, कारोबारी अफराद को देखिए, बैंक से लोन लेते हैं, फिर कर्जा माफ करा लेते हैं, वो भी तो उधार ही हुआ ना, यानी आपको वापस करना था। तो क्या वजह है कि हमने इसको आदत बना लिया है और हमारी अदालतों का खौफ नहीं है कि आपसे वो पैसे लिए जाएंगे, आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग खराब होगी, आपको माशरे में रुसवाई होगी, ऐसा कोई खौफ नहीं है हमें? बस ये बात यह है कि अदालतों में अभी तक वही प्रोसीजर चल रहा है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट,
और रिकवरीज के भी वही तकरीबन कानून चल रहे हैं। तो वो काम है 1890 का, जब आबादियां भी कम थी और लोग भी प्रॉम्प्ट थे और सब कुछ था। आज के दौर में सीपीसी फेल हो गया है, लेकिन कोई बदल ही नहीं रहा उसको। अब उस कानून के तहत जब आप रिकवरी के सूट में जाते हैं तो वो जो सूट फाइल करता है वो जजमेंट आने तक फौत हो जाता है, उसके बच्चों को ही मिलता है। नहीं, बेसिकली हमारे यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं एक बात को ऐड करूंगी, होता ये है कि अगले को पता है कि यार नहीं दूंगा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, जेल में बंद करा देगा, कोई फायदा नहीं होगा, पैसे देके मैं बाहर आ जाऊंगा, अदालत में जाएगा, केस इतने लंबे हो जाएंगे कि अगले को मिलते मिलते तो जब तक वो भी बढ़ जाएगा या मैं मर जाऊंगा तो खत्म हो गई कहानी। तो ये चीजों का खौफ नहीं है लोगों को। ऐसे भी है, स्टॉक एक्सचेंज का कोई ब्रोकर है, 45 करोड़ रुपए खा गया लोगों के ना जी, डूब गए सट्टे में और ये वो। उसने लोगों को चेक दिए हुए थे, लोगों ने करा दिया उसको अंदर, वो 3 साल कहता है कि 489F में सजा है। तो वो कहता है मैं को 3 साल में अपना 45 करोड़ तो कमा नहीं सकता, तो मैं आराम से अंदर रह लेता हूँ 3 साल। हाँ, तो वो ट्रेड ऑफ बन जाते हैं। लेकिन आपको अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को आप बड़ी रकम उधार में दे रहे हैं तो खैर साहब उसकी लिखत पढ़त होनी क्या चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई वो तो कच्ची रसीद है, ये तो कोर्ट में या किसी अगर आपने कानूनी अच्छी चीज है कि आप उससे पोस्ट डेटेड चेक ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल 489F का कानून काफी सख्त हो गया है। एक तो उस पर FIR कट जाती है और फिर FIR जब कट जाती है तो बेल जब होती है तो उसमें बेल के बाद भी थोड़ा पहले तो बेल भी मुश्किल से होती है, और होती है तो कई जजेस कहते हैं कि इक्वल अमाउंट की श्योरिटी दें, मतलब काफी प्रोटेक्शन हो जाती है जिसके हाथ में चेक है। जी जी सही। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा मामला हो जैसे प्रॉपर्टी का मामला, चेक लें और लिखें कैसे, यानी रिसीविंग कैसे लें उस चेक की, उसको भी किसी तरह लिखवाएं। तो ये है कि उससे बाकायदा आप वो फिर जो रिसीविंग है तो वो फिर सिविल सूट ही बन जाता है, लेकिन आप बेसिकली तो चेक लें ताकि वो इशुएंस ऑफ चेक डिसऑनेस्टली इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 489F PPC। उसमें फिर 3 साल की सजा है, कॉग्निजेबल है, आदमी फौरन गिरफ्तार भी हो जाता है, और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो तो जाके रात को घर से उठवा के ले आते हैं। ये देखें जी, ये आपके लिए बड़ा अहम है। बैंक ड्राफ्ट वगैरह से बेहतर है चेक लें, क्योंकि अगर चेक बाउंस होता है तो फिर आप ये ऑफेंस है और इसको आप क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे रजिस्टर भी करा सकते हैं। एक आखिरी कॉलर हैं जी प्रोग्राम के, उनको भी ले लेते हैं लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं अशरफ कराची से बात कर रहा हूँ। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था जी, वो ये कि अल्लाह ताला ने कहा है, क्या नाम, ये बल्कि हदीस है कि जो जिधर तुम्हारा माल होगा उधर तुम्हारी मोहब्बत होगी। तो जब आदमी किसी को पैसे दे देता है तो उसको याद होता है। हेलो, तो अब ये कि चाहे माल 1 रुपया हो या 1 अरब हो, तो जाहिर इसका इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ना। आप सल्लम की हदीस है तो गलत तो हो ही नहीं सकती। बेशक। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का, कि आपका इकोनॉमिक स्टेक जहाँ पे होता है तो उसमें जाहिर सी बात है उस जगह की खूबसूरती, उसकी तेजीन और आइश और उसकी फलाह आपके जहन में रहती है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेकिन जी इसको आदत ना बनाएं। तानिया, आप कहना चाहेंगी खवातीन को कि आदत ना बनाएं?